Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Mid Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको दो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। पहला है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग और दूसरा है बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। दोनों ही टॉपिक फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि क्रिएटिव थिंकिंग आप स्टार्टिंग से पढ़ सके। अब मैं बता रही हूँ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। देखो, जब भी हम कोई क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तो उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं। ऐसे ही नहीं होता है कि सडनली हम कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग कर लेते हैं, नहीं, उसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? पहली स्टेप आती है प्रिपरेशन स्टेज, दूसरी आती है इंक्यूबेशन स्टेज, तीसरी आती है इल्यूमिनेशन स्टेज और चौथी आती है वेरिफिकेशन स्टेज। चारों स्टेजेस हम वन बाय वन फॉलो करते हैं जब भी हम कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक नोवेल तरीके से, एक यूनिक तरीके से, एक ओरिजिनल तरीके से जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें चारों स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहली स्टेप आती है प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है? इंडिविजुअल ट्राइज टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। ही इज एक्साइटेड एंड क्यूरियस फॉर द प्रेजेंट टास्क and collect related background facts to have better understanding by divergent thinking। देखो, जो प्रेपरेशन स्टेज होती है ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो पर्सन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, जो एक क्रिएटिव आइडिया डेवलप कर रहा है, सबसे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। कैसे वो प्रिपेयर करता है? वो प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, मुझे किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। दूसरा, वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है। प्रॉब्लम के प्रोज और कॉन्स को अंडरस्टैंड करने के बाद वो उस प्रॉब्लम के बारे में छानबीन करना शुरू करता है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, एक्साइटेड होता है उस प्रेजेंट टास्क को रिजोल्व करने के लिए। इस वजह से जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बैकग्राउंड फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है ताकि उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सके। क्योंकि देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ बैकग्राउंड फैक्ट्स होते हैं, किस रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। तो सारे जो भी बैकग्राउंड फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, सारा डेटा वो कलेक्ट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर एनालिसिस के लिए, ताकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को अप्लाई कर सके। देखो, यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्लाई होगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्लाई नहीं होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। जब एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर पर्सन डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्लाई करेगा प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम के हर पहलू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कंसीडर करेगा और हर आंसर को उसमें फिट करने की कोशिश करेगा जो उसमें बेस्ट सूटेड होगा। तो आपको समझ में आई प्रिपरेशन स्टेज क्या होती है? प्रिपरेशन स्टेज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें इंडिविजुअल बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है करंट टास्क को रिजोल्व करने के लिए, करंट प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। वो सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, उसे एनालाइज करता है और उस प्रॉब्लम से
जो भी बैकग्राउंड फैक्ट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उन सबको वो कलेक्ट करता है ताकि वो अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्लाई करके उस प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सके। क्लियर? नेक्स्ट स्टेज आती है इंक्यूबेशन स्टेज। पर्सन में गेट स्टक while generating new ideas. It may frustrate him and prompt him to leave the problem. He may still be thinking unconsciously to find a solution to the problem. देखो incubation stage क्या होती है? इस स्टेज में person may get stuck while generating new ideas. जब पर्सन प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए नए आइडिया जनरेट करता है, नया सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो स्टक हो जाता है। स्टक होने का मतलब क्या हुआ कि वो वहीं पर अटक जाता है, क्योंकि उसको आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करे। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो पर्सन डिसगस्टेड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, होपलेस हो जाता है और उस प्रॉब्लम को वहीं पर वो छोड़ देता है और किसी दूसरे काम में लग जाता है। जैसे वो वॉक पर चला जाता है, सोने चला जाता है, नहाने चला जाता है या फिर किसी से बात करने लग जाता है। तो इस तरह से वो अपने कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगा रहा उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, एक नया आइडिया जनरेट करने के लिए, बल्कि वो अनकॉन्शियस माइंड से अब भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। अब भी उसके माइंड में वो प्रॉब्लम है, अनकॉन्शियसली वो उसका नया आइडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। तो क्लियर हुई आपको इंक्यूबेशन स्टेज? इंक्यूबेशन स्टेज ये सेकंड स्टेज होती है क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस की। जब पर्सन नया आइडिया जनरेट करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स करता है, लेकिन जब उसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो स्टक हो जाता है, वो उस प्रॉब्लम को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि वो डिसगस्टेड फील करता है, डिसअपॉइंटेड फील करता है, वो होपलेस हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो किसी दूसरे काम में लग जाता है। जैसे वो नहाने चला गया, सोने चला गया, वॉक पर निकल गया, अपने फ्रेंड से बात करने लग गया, लेकिन देखो अनकॉन्शियस माइंड में अब भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है, अब भी वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। भले ही वो कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, लेकिन अब भी अनकॉन्शियसली उसके माइंड में वो प्रॉब्लम चल रही है। इस स्टेज को हम कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। थर्ड स्टेज आती है इल्यूमिनेशन स्टेज। द मोमेंट we associate with emergence of creative idea, feeling of satisfaction, I have found it। देखो इल्यूमिनेशन स्टेज में क्या होता है कि पर्सन अनकॉन्शियसली प्रॉब्लम के लिए क्रिएटिव आइडिया जनरेट करने की कोशिश कर रहा है और सडनली उसे एक सोल्यूशन मिल जाता है, उसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है जिसे सॉल्व करने के लिए वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था। अचानक जब नया आइडिया इमर्ज होता है, उसके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करता है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं इल्यूमिनेशन स्टेज। और इस स्टेज में पर्सन सैटिस्फाइड फील करता है, बूस्टअप फील करता है, उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है, आई हैव फाउंड इट, कि मैंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व कर दिया है, मैंने आइडिया को डेवलप कर दिया है, मैंने क्रिएटिव आइडिया खोज लिया है। तो समझ आया इल्यूमिनेशन स्टेज? इल्यूमिनेशन स्टेज में पर्सन के माइंड में सडनली आइडिया आता है, जो क्रिएटिव आइडिया वो ढूंढने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहा था और उसका माइंड स्टक हो गया था, उसने प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, दूसरे काम में लग गया था, लेकिन अचानक एकदम से सॉल्यूशन उसके माइंड में आता है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं इल्यूमिनेशन स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में वो सैटिस्फाइड फील करता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसकी हाई सेल्फ एस्टीम बन जाती है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर? और लास्ट स्टेज आती है वेरिफिकेशन स्टेज।
न्यू आइडिया इज टेस्टेड, इवेल्युएटेड, appropriate idea is judged and new idea is introduced to the world. अब देखो लास्ट स्टेज आती है वेरिफिकेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो आइडिया उसने डेवलप किया है, जो आइडिया उसने इवोल्व किया है, उस आइडिया को अब वो टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है, उस आइडिया को चेक करके देखता है कि कहीं ये किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव आइडिया होना चाहिए ना कि डिस्ट्रक्टिव। इस चीज को वो वेरीफाई करके देखता है और अगर उसका आइडिया प्रूव हो जाता है तो इस चीज को वो वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस कर देता है, यानी वो कंफर्म कर देता है कि इस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन यही है। क्लियर? तो वेरिफिकेशन स्टेज में क्या होता है, न्यू आइडिया इज टेस्टेड, evaluated and appropriate idea is judged। जो आइडिया उसने डेवलप किया है उसे वो टेस्ट करता है, उसको एसेस करता है, इवेल्युएट करता है और एप्रोप्रिएट आइडिया को जज करता है। इसके बाद न्यू आइडिया इज इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड और फिर उस आइडिया को वो यूनिवर्सली अप्लाई कर देता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का यही एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। तो चारों स्टेप्स आपको समझ में आ गए। क्रिएटिव थिंकिंग की कौन कौन सी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है प्रिपरेशन स्टेज, दूसरी होती है इंक्यूबेशन स्टेज, तीसरी होती है इल्यूमिनेशन स्टेज और चौथी होती है वेरिफिकेशन स्टेज। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड 3 मार्कर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितना मैंने आपको समझाया है, अगर आप इतना ही लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट इन चारों स्टेजेस में इंक्लूड कर दिए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या दूसरा तरीका भी है कि जो मैं यहाँ बोर्ड पर नोट्स बना रही हूँ, सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पहले के भी जो पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं थिंकिंग चैप्टर के, वो सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूँ। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग को हैम्पर करते हैं? तो मैंने यहाँ पर 4 फैक्टर लिखे हैं। ये चारों फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। तो कौन कौन से वो बैरियर्स हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग को हैम्पर करते हैं? पहला है हैबिट्स, दूसरा है परसेप्चुअल ब्लॉक्स, तीसरा है मोटिवेशनल एंड इमोशनल ब्लॉक और चौथा है कल्चरल ब्लॉक्स। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग को इनहिबिट करते हैं, हैम्पर करते हैं। क्या होते हैं ये चारों ब्लॉक? 1 बाय 1 में डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले लेते हैं हैबिट्स। इट हेल्प्स इन स्मूथ ऑपरेशन ऑफ रूटीन वर्क बट इट इनहिबिट्स फ्रेश पर्सपेक्टिव, novel ideas and acts as a barrier to creative thinking। देखो, हैबिट क्या होती है? हैबिट एक मेंटल सेट होता है जो पर्सन अपने माइंड में फिक्स कर लेता है। उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने रूटीन वर्क को ऑपरेट करता है। वो अपने रूटीन वर्क में किसी तरह की कोई नोवेल्टी, किसी तरह के कोई नए आइडियाज यूज नहीं करता। तो हैबिट क्या करती है कि स्मूथ ऑपरेशन करती है रूटीन वर्क का। जो भी हम डेली के काम करते हैं, इन सब कामों को करने के लिए हमारी एक यूजुअल हैबिट होती है। हम हैबिट के अकॉर्डिंग ही उन सारे कामों को बहुत स्मूथली परफॉर्म कर लेते हैं। हैबिट की वजह से हम उन्हीं टेक्निक्स को, उन्हीं स्टेप्स को यूज करते हैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अगर प्रॉब्लम सिमिलर नेचर की है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम डिफरेंट है तो उस हैबिट से हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हैबिट में फंक्शनल फिक्सनेस डेवलप हो गई है। हम किसी भी एक
पर्टिकुलर चीज के फंक्शन पर डिपेंड हो गए हैं। जैसे देखो, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप कंपास यूज करते हैं, तो आपकी हैबिट क्या हो गई कि मुझे जब भी सर्कल ड्रॉ करना होगा तो मैं कंपास से ही ड्रॉ करूंगा। आप कंपास पर डिपेंडेंट हो गए, ये आपकी हैबिट बन गई। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरे पर्सपेक्टिव से तो सोचते ही नहीं है कि और भी दूसरी चीज यूज की जा सकती है सर्कल ड्रॉ करने के लिए। जैसे आप पेपर कप यूज कर सकते हैं, बैंगल यूज कर सकते हैं, ग्लास यूज कर सकते हैं, तो इन सब चीजों से भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हैबिट क्या करती है? हैबिट इनहिबिट करती है न्यू आइडियाज को, हैबिट इनहिबिट करती है नोवेल्टी को, यूनिकनेस को। किस चीज को रोकती है? फ्रेश पर्सपेक्टिव, नए आइडियाज जो हम अपने माइंड में डेवलप करके प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं। हैबिट उन आइडियाज को हैम्पर कर देती है, नोवेल आइडियाज, एंड एक्ट्स एज अ बैरियर टू क्रिएटिव थिंकिंग। नोवेल्टी नहीं आने देती है हमारे अंदर, यूनिकनेस नहीं आने देती, क्योंकि हम यूजुअल हो गए हैं एक काम को एक ही तरीके से करने के लिए। हम अपने काम में किसी तरह के कोई भी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। तो हैबिट एक बहुत बड़ा बैरियर है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। क्लियर? दूसरा बैरियर आता है परसेप्चुअल ब्लॉक। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बीइंग ओपन टू नोवेल एंड ओरिजिनल आइडियाज। देखो, परसेप्चुअल ब्लॉक ये भी बहुत बड़ा बैरियर है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, क्योंकि इसमें हमारा जो परसेप्शन है वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव परसेप्शन में कभी भी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती। जैसे देखो, एक ग्लास है, वो आधा पानी से भरा हुआ है। मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ ये ग्लास आधा पानी से भरा है या आधा खाली है? तो आप आंसर देते हैं कि ये ग्लास आधा खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव परसेप्शन है, आपका जो आउटलुक है, जो दृष्टिकोण है आपका, वो नेगेटिव है। आप निराशावादी हैं, आशावादी नहीं है। तो जहां पर निराशा होती है वहां पर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं हो सकती। तो समझ आया, जो परसेप्चुअल ब्लॉक्स हैं ये हमें प्रिवेंट करते हैं, ये हमें रोकते हैं फ्रॉम बीइंग ओपन टू नोवेल एंड यूनिक आइडियाज। ये हमारे माइंड में कभी भी नए आइडियाज नहीं आने देते हैं, ओरिजिनल आइडियाज नहीं आने देते हैं। जो भी आइडियाज हम डेवलप करेंगे वो हमारे कॉपीड आइडियाज होंगे, ओरिजिनल आइडिया नहीं होंगे, क्योंकि हमारे माइंड में तो नेगेटिविटी भरी हुई है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। तो जो चीज हम परसीव करेंगे वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? तो नए आइडियाज कहाँ डेवलप होते हैं, ओरिजिनल आइडियाज कहाँ डेवलप होते हैं? जहां पॉजिटिविटी होती है, जहां पर पॉजिटिव परसेप्शन होता है। क्लियर? तीसरा बैरियर आता है मोटिवेशनल एंड इमोशनल ब्लॉक्स। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ फेलियर, fear to be ridiculed, poor self-concept, hamper process of creative thinking। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोटिवेशनल और इमोशनल ब्लॉक हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को हैम्पर करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। देखो, जब पर्सन के अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा, जब वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड ही नहीं होगा किसी भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तो वो कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। उसके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होगी, लो सेल्फ एफिकेसी होगी। वो हमेशा अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेगा, वो किसी भी काम को करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लेगा, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होगा, उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं होगा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है फियर ऑफ फेलियर। क्या होता है, पर्सन फेलियर के फियर की वजह से, रिजेक्शन के फियर की वजह से अटेम्प्ट ही नहीं करता, वो ट्राई
नहीं करता। देखो, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया है, ये कई 100 बार अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हुआ, लेकिन इसने होप नहीं छोड़ी। ये बार बार ट्राई करता रहा और एक दिन ऐसा आया जिस दिन इसने बल्ब को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमें कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, हमें बार बार ट्राई करते रहना चाहिए। अगर हम बार बार ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन हमें सक्सेस जरूर अचीव होगा। तो जो लोग फेलियर के फियर की वजह से, रिजेक्शन के फियर की वजह से ट्राई नहीं करते, तो वो कैसे प्रॉब्लम को रिजोल्व कर पाएंगे? क्योंकि जो फेलियर होता है ये फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस होता है। तो फियर ऑफ फेलियर भी एक बहुत बड़ा बैरियर है क्रिएटिव थिंकिंग में, क्योंकि फियर की वजह से लोग क्रिएटिव आइडिया डेवलप ही नहीं करते, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन और फेलियर का डर होता है। तीसरा पॉइंट आता है फियर ऑफ रिडिक्यूल। देखो, कई बार क्या होता है कि पर्सन अपने अंदर क्रिएटिविटी इस वजह से नहीं दिखाता कि उसे इस चीज का डर होता है कि सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा। कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट बैक बेंचर्स होते हैं उन्हें क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर आता है, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं आंसर करने में, रिस्पोंड करने में, क्योंकि उन्हें इस चीज का डर होता है कि और स्टूडेंट कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कहीं टीचर तो नहीं हंसेगा मेरे आंसर पर। इस वजह से वो अपनी क्रिएटिविटी को, वो अपने आइडियाज को वहीं पर सप्रेस कर देते हैं। फियर ऑफ रिडिक्यूल्ड भी एक बहुत बड़ा बैरियर है जो क्रिएटिव थिंकिंग को हैम्पर करता है। लास्ट पॉइंट आता है पुअर सेल्फ कंसेप्ट। देखो, कई बार हमारा अपने बारे में नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बिल्कुल बेकार हैं, हम कहीं भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम पेसिमिस्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर किसी तरह का कोई ऑप्टिमिज्म नहीं बचता, हर चीज के लिए नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, नेगेटिव परसेप्शन हो जाता है। हम अपनी एबिलिटी पर ही क्वेश्चन रेज कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर तो वो पोटेंशियल ही नहीं है कि हम इस चीज को अचीव कर सके। तो ये होता है पुअर सेल्फ कंसेप्ट। हम अपने ही पोटेंशियल पर, अपनी ही कैपेबिलिटीज पर शक करने लग जाते हैं, हम अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से भी क्रिएटिव थिंकिंग हैम्पर हो जाती है। क्लियर? और लास्ट आता है कल्चरल ब्लॉक। कल्चरल ब्लॉक में क्या आएगा? Conformity to social needs is needed, but excessive to tradition, stereotype is detrimental to creativity. देखो, कल्चरल ब्लॉक ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी कस्टम है, सब स्टीरियोटाइप है। यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड ऑर्थोडॉक्स है, यहाँ पर नई चीज को जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। लोग क्या करते हैं कि उन्हीं पुराने विचारों को वो आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। जो नई जनरेशन है, अगर वो कुछ नॉवल करना चाहती है, यूनिक करना चाहती है, तो उसे वो वहीं पर रोक देते हैं। तो नोवेल्टी और क्रिएटिविटी वहीं पर सप्रेस हो जाती है। किसी भी तरह की क्रिएटिव थिंकिंग न्यू जनरेशन में डेवलप नहीं हो पाती। तो कल्चरल ब्लॉक में आप क्या लिखेंगे? कंफर्मिटी टू सोशल नीड्स इज नीडेड। देखो, हमारी सोसाइटी में सोशल नीड्स के लिए कंफर्मिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक्सेसिव कंफर्मिटी, चाहे वो ट्रेडिशन के लिए हो, चाहे वो हमारी कस्टम के लिए हो, रिलीजन के लिए हो, वो हार्मफुल होती है। क्योंकि एक लिमिट तक तो कंफर्मिटी ठीक होती है, अगर वो एक्सेसिव हो गई तो वो किसी तरह के न्यू आइडियाज, किसी तरह की क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप नहीं होने देगी। क्योंकि देखो, हमारा जो कल्चर है उसमें जो एल्डर्स है वो उन्हीं पुराने विचारों को, पुराने आइडियाज को आगे खींचते रहते हैं। आज की जो नई जनरेशन है वो नए आइडियाज, नए विचार लाती है, तो उसे वो सप्रेस कर देते हैं, उनके आइडियाज को वो एक्सेप्ट
नहीं करते कि नहीं हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, हम तो ऐसे नहीं करते थे। जैसे देखो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ही देख लो, पहले क्या होता था कि औरतें पढ़ाई नहीं करती थी, तो आज भी इस चीज को लेकर लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आज भी क्या कहा जाता है कि लड़कियों को करना क्या है, आगे जाकर उनको घर में झाड़ू पोछा ही तो करना है, रोटी ही तो सेकनी है। तो ये सब क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है। आज जमाना बदल गया है, आज लड़की चांद पे पहुंच रही है, तो हमें अपने स्टीरियोटाइप एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। जो नोवेल्टी है, जो क्रिएटिविटी है, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हमारे देश का, हमारी जनरेशन का एक डेवलपमेंट हो सकता है। तो कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत बड़े बैरियर कंसीडर किए जाते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। क्लियर? तो ये 4 बैरियर्स है क्रिएटिव थिंकिंग में, जो आपको ध्यान रखने हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग, तो 4 बैरियर ही सफिशिएंट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप 4 बैरियर लिख देते हैं। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में दोनों ही टॉपिक, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लूंगी स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। क्लियर? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि हर बच्चे को साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।